दर्शक बंधुओं, महाकुंभ 2025 का मेला था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था का विशाल सैलाब उमड़ा हुआ था। इसी बीच अब की बार एक गांव का लड़का 28 वर्षीय महिला को कुंभ ले गया। लेकिन कुंभ ले जाने के बजाय बीच रास्ते में 3 रात होटल में रहा और लिए महिला के साथ मजे। तो दर्शक बंधुओं, ये सच्ची कहानी शुरू करें। उससे पहले आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस मजेदार कहानी को पूरा सुनें। बहुत मजा आएगा। तो चलिए दर्शक बंधुओं, इस मजेदार कहानी को शुरू करते हैं। महाकुंभ में चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी, मानो समुद्र की लहरें किनारों को तोड़कर बह रही हों। अखाड़ों के संत अपने अनुयायियों के साथ विशाल जुलूस में गाजे बाजे के साथ स्नान के लिए आ रहे थे। नागा साधु अपनी धुनी रमाए शरीर पर भस्म लपेटे साधना में लीन थे। देश विदेश से आए पर्यटक इस आध्यात्मिक मेले की भव्यता और अनूठे रंगों को देख मंत्रमुग्ध हो रहे थे। साधु संत, गृहस्थ, तपस्वी, श्रद्धालु, हर कोई अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार पुण्य अर्जित करने के लिए स्नान, दान और पूजा पाठ कर रहा था। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, लेकिन समाज की कुछ कुरीतियां ऐसी थीं जो जल में धुलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। इन्हीं कुरीतियों की शिकार थी गोंडा के एक छोटे से गांव की सावित्री। सावित्री की उम्र अभी अधिक नहीं थी, मात्र 27-24 वर्ष, लेकिन उसका जीवन पहले ही अनेक दुखों से भरा था। 4 वर्ष पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी और विधवा होते ही मानो उसके जीवन पर एक अघोषित अभिशाप लग गया था। ससुराल में केवल उसकी बूढ़ी सास और ससुर ही सहारा थे, लेकिन समाज की कठोर बेड़ियों ने उसे बेबस और लाचार बना दिया था। गांव में जब भी कोई त्योहार आता, कोई खुशी का अवसर आता, तो सावित्री को उससे दूर रखा जाता। सिंदूर, चूड़ियां, रंगीन कपड़े, ये सब चीजें उसके लिए अब वर्जित थीं। लोग उसे अशुभ मानते थे। शादी ब्याह में उसे बुलाया नहीं जाता। अगर गलती से कहीं दिख जाती तो लोग अपशकुन मानकर मुंह फेर लेते। विधवा होना जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध बन गया था। लेकिन सावित्री का मन समाज की इन बंदिशों को तोड़ने के लिए हमेशा व्याकुल रहता था। जब गांव के लोग कुंभ मेले की तैयारी करने लगे तो उसके भीतर एक छटपटाहट सी जाग उठी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी संगम में आस्था की डुबकी लगाऊं? शायद मेरे मन का दुहक कुछ कम हो जाए। शायद गंगा मेरी पीड़ा को अपने में समा ले। लेकिन यह निर्णय लेना आसान नहीं था। गांव में एक विधवा का इस तरह मेला जाने का मतलब था समाज की वर्जनाओं को तोड़ना। लोगों की बातें, ताने, उपहास, सब कुछ झेलना पड़ता। लेकिन सावित्री अब और नहीं रुकना चाहती थी। उसने अपनी सास से कहा, मां जी, मैं भी कुंभ जाना चाहती हूँ। सास ने चौंक कर उसे देखा। तू मेला जाएगी? लोग क्या कहेंगे बहू? विधवा स्त्रियों का इस तरह बाहर घूमना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन मां जी, क्या विधवा होना पाप है? क्या मेरी भी आस्था नहीं हो सकती? क्या मैं भी पुण्य अर्जित नहीं कर सकती? सास कुछ सोचने लगी। उन्हें अपनी बहू की पीड़ा समझ आती थी, लेकिन समाज के भय ने उन्हें भी बेड़ियों में जकड़ रखा था। सावित्री ने अपनी सास को आश्वस्त किया, मैं सिर्फ स्नान करके वापस आ जाऊंगी, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आखिरकार कई दिनों की मनुहार के बाद सास ससुर ने उसे अनुमति दे दी। सावित्री जानती थी कि अकेले कुंभ जाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने गांव की उन महिलाओं से अनुरोध किया जो पहले से ही कुंभ जाने की योजना बना रही थी। वह उनके साथ जाना चाहती थी ताकि भीड़ और अनजान रास्तों का डर न लगे। लेकिन किसी ने भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए हामी नहीं भरी। पहली बार उसने महसूस किया कि समाज ने उसे कितनी निर्दयता से ठुकरा दिया था। वह जहां भी जाती, औरतें उसे टाल देती। उनकी नजरों में एक अजीब सी घृणा झलकती थी। एक औरत ने हंसते हुए कहा, 'हम तो बहुत पुण्य कमाने जा रहे हैं सावित्री, अब तेरा भाग्य जाने।
लेकिन हमें अपने पुण्य में कोई कमी नहीं करनी। दूसरी ने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं इसने कौन सा पाप किया था जो विधवा हो गई। कहीं इसके साथ स्नान करने से हमारे पुण्य न मिट जाएं। सावित्री का मन रो उठा। क्या सच में समाज इतना कठोर हो सकता है? यह वही लोग थे जो कहते थे कि कुंभ के जल में सारे पाप धुल जाते हैं, मगर उसके लिए तो यह मेला भी एक और तिरस्कार बन गया था। जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसका फायदा उठाने वाले भी कोई कसर नहीं छोड़ते। गांव का ही एक युवक विनोद, जो पहले से सावित्री पर नजर गड़ाए बैठा था, अब मौके की तलाश में था। विनोद चालाक और धूर्त था। उसकी नजरों में सावित्री के प्रति कोई दया या सहानुभूति नहीं थी, बल्कि एक घिनौनी चाहत थी जिसे वह पूरा करना चाहता था। सावित्री अकेली और असहाय थी। जब विनोद ने उसे परेशान देखा तो तुरंत उसके पास आया। चेहरे पर बनावटी मुस्कान ओढ़ते हुए बोला, बहन जी, आप परेशान मत होइए। मैं भी कुंभ जा रहा हूँ। हमारे गांव के कई लोग साथ हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। सावित्री ने उसे अजीब नजरों से देखा। विनोद ने हमेशा उसे गलत नजरों से देखा था, लेकिन आज वह उसके भले की बात कर रहा था। वह कुछ जवाब देती, इससे पहले ही विनोद आगे बोला, हमारी टोली बहुत अच्छी है, आपकी देखभाल हो जाएगी। कुंभ में अकेले जाना ठीक नहीं, बड़ी भीड़ होती है। आप चिंता मत करिए, मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। सावित्री को उसकी बातों में कुछ अजीब लगा। उसकी आंखों में जो सहायता थी, वह सावित्री को मदद से ज्यादा किसी जाल की तरह लग रही थी। सावित्री के मन में एक अजीब दुविधा थी। अगर वह विनोद के साथ जाती तो शायद सुरक्षित कुंभ तक पहुंच जाती, लेकिन क्या उसकी नीयत ठीक थी? और अगर अकेले जाती तो रास्ते में किसी और मुसीबत में फंस सकती थी। वह गांव की बाकी औरतों के पास फिर गई, विनती करने लगी, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं भी बस संगम में डुबकी लगाना चाहती हूँ। लेकिन औरतों ने मुंह फेर लिया। अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो विनोद के साथ जाना या फिर अकेले ही कुंभ की कठिन यात्रा पर निकल पड़ना। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जो भी रास्ता वह चुनेगी, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सावित्री ने आखिरकार निश्चय किया कि वह विनोद के साथ कुंभ जाएगी। फिर कुछ देर बाद सावित्री और विनोद कुंभ के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वे बस स्टैंड गए। बस स्टैंड पर हलचल मची हुई थी। चारों तरफ लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए उतावले थे। कोई गठरी बांध रहा था, कोई बच्चों को संभाल रहा था, तो कोई टिकट काउंटर की लंबी कतार में खड़ा था। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर कोई जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहता हो। सावित्री ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वह अभी तक अनिश्चय में थी कि विनोद के साथ इस यात्रा पर जाना सही रहेगा या नहीं। उसके सास ससुर ने इस यात्रा के लिए उसे बड़ी मुश्किल से इजाजत दी थी। गांव के बाकी लोग भी उसके साथ चल रहे थे, लेकिन अब तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। यही सोचकर उसने विनोद से सवाल किया, बाकी लोग कहाँ हैं? वो लोग तो हमारे साथ ही निकलने वाले थे ना? विनोद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, वो लोग दूसरी बस में बैठकर निकल चुके हैं। चिंता मत करो, हम रास्ते में मिल जाएंगे। सावित्री को कुछ अजीब तो जरूर लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। आखिरकार विनोद उसके गांव का ही लड़का था, और कुंभ स्नान के लिए इतनी भीड़ में अलग अलग बसों से निकलना कोई असामान्य बात नहीं थी। थोड़ी ही देर में बस आ गई। यात्रियों की धक्का मुक्की के बीच किसी तरह दोनों को अपनी अपनी सीटें मिल गईं। बस के अंदर एक अलग ही माहौल था। कुछ लोग भगवान का भजन कर रहे थे, कुछ अपने साथ लाए हुए खाने पीने का सामान निकालकर खाने लगे थे, और कुछ खिड़की से बाहर झांकते हुए रास्ते के नजारे देखने में मग्न थे। सावित्री खिड़की के पास बैठी थी। उसे ठंडी हवा का एहसास अच्छा लग रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि पहली बार इतनी दूर अकेले यात्रा कर रही है, लेकिन यह अनुभव उसे नया और रोमांचक लग रहा था। विनोद उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। वह शुरू में तो सामान्य तरीके से बातें कर रहा था, गांव की बातें, मेले की बातें, यात्रा की बातें। लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा,
उसकी बातों का लहजा भी बदलने लगा। पहले तो उसने सावित्री से उसके पति और ससुराल वालों के बारे में सवाल किए। फिर धीरे धीरे उसकी बातें अजीब होती चली गईं। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुमने अपनी जिंदगी किसी और के हिसाब से जीनी शुरू कर दी है? विनोद ने अचानक पूछा। सावित्री ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मतलब? मतलब ये कि शादी के बाद लड़कियां हमेशा दूसरों की सुनती हैं, कभी अपनी नहीं। तुम क्या सच में खुश हो? सावित्री को यह सवाल थोड़ा अटपटा लगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खुशी तो नजरिए की बात है विनोद। विनोद मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। वह अब धीरे धीरे सावित्री के और करीब खिसकने लगा था। बस एक झटके से रुकी। सावित्री अचानक अपने सीट के हैंडल को पकड़ने लगी। तभी विनोद ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। सॉरी, गिरते गिरते बचा, विनोद मुस्कुराकर बोला। सावित्री ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। उसके चेहरे पर असहजता और डर साफ झलक रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि विनोद की हरकतें सामान्य नहीं हैं। वह बस खिड़की की ओर देखने लगी, लेकिन उसका मन अब बेचैन हो गया था। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन अब सावित्री को हर चीज अजीब लगने लगी थी। उसे लग रहा था कि विनोद के इरादे कुछ ठीक नहीं है। विनोद कभी कभी उसे टोकता, कभी बेवजह मजाक बनाता, कभी उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता। तुम डर क्यों रही हो सावित्री? उसने हंसते हुए पूछा। डर नहीं रही हूं, बस थक गई हूं, सावित्री ने धीरे से कहा। अच्छा, लेकिन तुम्हें तो कुंभ में बहुत मजा आने वाला है। बस मेरे साथ रहना, फिर देखो तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सावित्री ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसका मन बार बार बेचैन हो रहा था। उसने धीरे से अपने साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ा और मन ही मन सोचने लगी, क्या उसने इस यात्रा के लिए गलत फैसला किया? लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर सिर्फ कुंभ स्नान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। रात गहरा रही थी। घड़ी की सुइयां 12 के पास पहुंच चुकी थीं। सड़कें सुनसान थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें इस वीराने में और भी रहस्य घोल रही थीं। सावित्री का मन घबराहट से भरा हुआ था, लेकिन विनोद के आत्मविश्वास भरे शब्दों ने उसे कुछ हद तक शांत कर दिया था। रात बहुत हो गई है, आगे का रास्ता जंगल से होकर जाता है, विनोद ने गाड़ी का इंजन बंद करते हुए कहा। अंधेरे में जाना खतरे से खाली नहीं है, कहीं कोई अनहोनी हो गई तो? सावित्री ने अपनी घड़ी की ओर देखा। इतनी रात हो गई, रास्ता तय करना सच में खतरनाक हो सकता था। पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। विनोद उसका पुराना परिचित था। वह उससे पहले भी कई बार मिल चुकी थी, मगर इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा था। यहीं होटल में रुक जाते हैं, सुबह निकल चलेंगे। विनोद की आवाज में एक अजीब सा आग्रह था। सावित्री असमंजस में थी। उसने होटल की इमारत को गौर से देखा। यह कोई बड़ा या आलीशान होटल नहीं था, बल्कि एक पुरानी 2 मंजिला सराय जैसी जगह थी। बाहर लगी ट्यूबलाइट हल्की हल्की टिमटिमा रही थी, जिससे जगह और भी रहस्यमयी लग रही थी। कुछ पलों की झिझक के बाद सावित्री ने हामी भर दी। उसे लगा कि शायद वह बेवजह ज्यादा सोच रही है। होटल का रिसेप्शन सुनसान था। एक बूढ़ा आदमी उनींदी आंखों से बैठा था। उसने उन्हें ऊपरी मंजिल का एक कमरा दिया। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती हुई थीं और दीवारों पर लगे पुराने पेंट में दरारें पड़ चुकी थीं। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, विनोद ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अजीब होटल है ना? विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा। सावित्री ने धीरे से सिर हिलाया और बैग बेड पर रख दिया। सुबह जल्दी निकलते हैं, उसने कहा। विनोद ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। सावित्री, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसकी आवाज में अजीब नरमी थी। मैं तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता हूं। तुम्हारी तकलीफें देखी हैं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। सावित्री ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह चमक जो किसी भले इंसान की नहीं होती।
सावित्री को अचानक एक झटका सा लगा। यह क्या कह रहे हो? उसने कठोर स्वर में कहा। जो सच है, मैं हमेशा से तुम्हें चाहता था। अब वह सावित्री के बहुत करीब आ चुका था। कमरे की घुटन बढ़ने लगी थी। सावित्री ने कदम पीछे खींचे। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। विनोद हंसा। तुम इतनी भोली क्यों हो सावित्री? हम दोनों अकेले हैं, कोई देख नहीं रहा। सावित्री का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और मजबूत आवाज में कहा, दूर हटो विनोद। विनोद ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया और झट से दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने तेजी से कुंडी खोली और दरवाजा झटके से खोलकर बाहर भागी। सीढ़ियां उतरते समय उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर डर के बावजूद वह रुकी नहीं। होटल का रिसेप्शन अब भी वैसा ही सुनसान था, लेकिन बूढ़ा दरबान अभी भी बैठा था। सावित्री ने हांफते हुए कहा, मदद कीजिए, वह आदमी गलत इरादे से मुझे यहाँ लाया था। दरबान और होटल के कुछ कर्मचारी तुरंत चौकन्ने हो गए। थोड़ी ही देर में कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए। विनोद अब कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन जब उसने नीचे के लोगों की भीड़ देखी तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। देखिए, यह सब गलतफहमी है। विनोद ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। होटल स्टाफ ने पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और विनोद को पकड़ लिया गया। सावित्री ने राहत की सांस ली। आज उसकी हिम्मत ने उसे एक बड़े खतरे से बचा लिया था। वह जानती थी कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। यह घटना सावित्री के लिए एक सबक थी। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। हिम्मत और सतर्कता से उसने खुद को बचा लिया, और शायद वह कई और लड़कियों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। रात गहरी थी, लेकिन सावित्री की आंखों में नींद नहीं थी। होटल के गलियारे में हलचल मची थी। विनोद को पकड़ने के बाद होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित कर दिया था। बाहर से आती पुलिस के सायरन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। वह खिड़की के पास खड़ी होकर प्रयागराज के कुंभ मेले की जगमगाहट को देख रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही विनोद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सावित्री बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू उसके भीतर के तूफान को बयां कर रहे थे। वर्षों से दबा उसका दर्द, अपमान और घुटन जैसे एक झटके में बह निकली थी। लेकिन इन आंसुओं में कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक नया साहस था। वह अब एक नई राह पर चलने को तैयार थी। उसने तय किया कि अब वह समाज के बनाए हुए नियमों से नहीं डरेगी। उसने प्रयागराज के संगम तट की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसे अपने बीते हुए जीवन की यादें घेर रही थीं। पति की मृत्यु के बाद से समाज ने उसे एक परछाई बना दिया था। विधवा होते ही उसकी इच्छाएं, उसकी पहचान और उसकी खुद की जिंदगी जैसे छीन ली गई थी। लेकिन अब जब उसने अपने साथ हुए अन्याय का सामना किया था, तो वह खुद को फिर से खोजने के लिए तैयार थी। संगम तट पर पहुंचते ही उसने देखा, सैकड़ों, हजारों श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगा रहे थे। कुछ अपने पाप धोने के लिए, कुछ मोक्ष की कामना लिए, और कुछ बस एक आस्था के कारण। लेकिन सावित्री का यह स्नान कुछ अलग था। यह सिर्फ एक परंपरा का निर्वाह नहीं था, यह उसके पुनर्जन्म का प्रतीक था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में उतर गई। जल की ठंडक ने उसके मन की ज्वाला को शांत किया। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर के हर भय, हर अपमान और हर दर्द को संगम की लहरों में बहा दिया। जब वह जल से बाहर निकली, तो वह पहले की सावित्री नहीं थी। अब वह एक निडर नारी थी, जो समाज के बनाए हुए झूठे बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार थी। उसने ठान लिया कि अब वह उन सभी औरतों की आवाज बनेगी जिन्हें दबा दिया गया है, जिन्हें चुप करा दिया गया है।
उसने अपने भीगे हुए आंचल को समेटा और एक दृढ़ संकल्प के साथ संगम तट से वापस चल पड़ी। महाकुंभ की भीड़ में हर दिन हजारों कहानियां बनती और मिटती हैं, लेकिन उस दिन संगम के जल में सिर्फ एक विधवा नहीं, बल्कि एक साहसी नारी ने स्नान किया था। सावित्री की कहानी उन सभी औरतों के लिए एक सबक थी जो समाज के डर से अपने फैसले नहीं ले पाती। उसकी आंखों में अब न आंसू थे, न डर, बस एक नया उजाला था। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। नंबर एक, आस्था और धैर्य की शक्ति। सावित्री का विश्वास और उसकी दृढ़ता उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देते हैं। यह दर्शाता है कि सच्ची आस्था इंसान को अडिग बना सकती है। नंबर दो, समाज की सच्चाई और संघर्ष। एक विधवा को सामाजिक तानों और शोषण का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। यह बताता है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। नंबर तीन, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय। सावित्री का निर्णय कि वह अपने भविष्य को खुद तय करेगी, यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक है। नंबर चार, धोखा और सतर्कता। विनोद जैसे लोग दुनिया में हर जगह होते हैं जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। यह कहानी सिखाती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए और किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर पांच, सच्चा आध्यात्म और भक्ति असली भक्ति मंदिरों या कर्मकांडों में नहीं, बल्कि आत्मबल और सच्चाई के मार्ग पर चलने में है। सावित्री का सफर इस आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है। यह कहानी साहस, आत्मसम्मान और सच्ची भक्ति की मिसाल पेश करती है। दर्शक बंधुओं, आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स हर महादेव जरूर लिखें। और फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।